वियतनाम वॉर में लड़ने वाले और ग्रीन बेरेट्स का मेंबर मास्टर सर्जेंट रॉल पेरेस रॉय बेनविदीज, जिन्हें टैंगो माइक के नाम से भी जाना जाता है, वो अमेरिका के रियल लाइफ रैम्बो हैं, जिन्होंने एक पूरे बटालियन का सामना खुद अकेले ही किया और वियतनाम वॉर में एक बार नहीं बल्कि 2 बार लड़े। और अपने साथी कॉमरेड्स को बचाने के लिए वो कम्युनिस्ट्स के सामने वन मैन आर्मी की तरह लड़े और रैम्पेज पर निकल पड़े। बेनाविदीज का जन्म अगस्त 5, 1935 के दिन डिवेट काउंटी के टेक्सास में कियोरो के पास हुआ था। वो मैक्सिकन अमेरिकन फार्मर के बेटे थे और उनकी माँ यकुई इंडियन थी, लेकिन वो काफी छोटी उम्र में ही अनाथ बन गए। उनके पापा ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी की वजह से उन्हें छोड़कर चले गए जब वो सिर्फ 2 साल के थे, और उनकी माँ को भी सेम बीमारी हुई और वो उन्हें 7 साल की उम्र में छोड़कर चली गई। उसके बाद बेनाविदीज और उनके छोटे भाई रॉजर एल कैंपो आ गए, जहां उनके ग्रैंडफादर, अंकल और आंट ने उन्हें बड़ा किया, जहां वो अपने 8 कजन्स के साथ रहे। लेकिन बड़ा होना भी उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो स्कूल रेगुलर तो नहीं जाते थे, पर क्योंकि वो अपने अंकल की मदद करते थे, लेकिन जब भी वो स्कूल जाते उन्हें बुली किया जाता था, क्योंकि बाकी सारे बच्चों में से वो एक इजी टारगेट थे, क्योंकि वो मिक्स्ड हेरिटेज से बिलोंग करते थे और उनका स्किन कलर भी डिफरेंट था। उसके बाद उन्होंने काफी छोटी उम्र में ही काम करना भी शुरू कर दिया। वो लोकल बस स्टेशन के पास जूते पॉलिश करने का काम करते। उसके बाद कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन के फार्म्स में मजदूरी करते और एल कैंपो की एक टायर शॉप में भी काम करते थे। उसके बाद 15 साल की उम्र में ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने परिवार की मदद करने के लिए फुल टाइम जॉब करने लगे। और वो भी काफी मुश्किल था, क्योंकि वो हाफ मैक्सिकन थे और उनका स्किन कलर अमेरिकन जैसा नहीं था, इसलिए वो उसके पास से काम भी ज्यादा कराते, पैसे भी कम देते और उसके साथ काम करने वाले उसे परेशान भी करते थे। लेकिन उन्होंने इन सब को नजरअंदाज किया और अपने काम पर ध्यान दिया, क्योंकि उनके परिवार को उनकी जरूरत थी। बेनाविदीज को बचपन से ही मिलिट्री, सोल्जर्स और वॉर, इन सब के बारे में देखना, सुनना और पढ़ना काफी पसंद था। और उनका मानना था कि जिस तरह से स्कूल और वर्क प्लेस पर लोग उनके स्किन कलर और मिक्स्ड हेरिटेज की वजह से उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, वैसा आर्मी में नहीं होता, क्योंकि वो वहां हर रंग, जाति और रूप का इंसान अपने देश के लिए लड़ता है। और उनके इसी यकीन की वजह से उन्होंने साल 1952 तक टेक्सास आर्मी नेशनल गार्ड में एनलिस्टमेंट कर लिया था और उन्होंने कोरियन वॉर भी लड़ी और यहीं से उनका मिलिट्री सफर शुरू हुआ। और जून 1955 में वो यूएस आर्मी में ट्रांसफर हो गए और साल 1959 तक उन्होंने अपनी एयरबॉर्न ट्रेनिंग भी खत्म कर ली और उन्हें नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट बैग में 82nd एयरबॉर्न डिवीजन पर असाइन कर लिया गया। फोर्ट बैग पर उन्होंने इलीट आर्मी स्पेशल फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग लेना शुरू कर लिया था, जिसके बाद वो 5th स्पेशल फोर्सेस ग्रुप के मेंबर बने और स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस ग्रुप, जिसे एसओजी के नाम से भी जाना जाता था, उसके भी एक अहम मेंबर बने। साल 1965 में बेनाविदीज को साउथ वियतनाम में आर्मी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ वियतनाम इन्फैंट्री रेजिमेंट में एक एडवाइजर के तौर पर भेजा गया था। उन्हें एक क्लासिफाइड मिशन असाइन किया गया था और ये एक 1 मैन मिशन था, जिसमें उन्हें इस बात के सबूत इकट्ठे करने थे कि नॉर्थ वियतनामीज आर्मी वियटकॉन्ग के रूप में लड़ रही थी, यानी कि गलत इरादे से ही साउथ वियतनामीज आर्मी का सपोर्ट कर रही थी। अपने इस मिशन के लिए उन्होंने अपनी असली पहचान को छुपाया और वियतकॉन्ग गुरिल्ला के रूप में सबके सामने आए और एक पतले और नैरो रास्ते का इस्तेमाल करके वो लैंडमाइन तक पहुंचे और उसके बाद मरीन स्क्वाड ने उन्हें जमीन पर पड़ा हुआ देख लिया और उन्हें देखते ही उन्हें ऐसा लगा कि ये एक बूबी ट्रैप है। लेकिन जब उन्होंने उनकी बॉडी को देखा तो वो सरप्राइज हो गए कि वो आदमी कोई एशियन नहीं बल्कि एक हिस्पैनिक है और उन्होंने यूएस आर्मी डॉग टैग्स भी पहने हुए थे। इसलिए मरीन स्क्वाड उन्हें पहले हॉस्पिटल लेकर गई और उसके बाद उन्होंने उसके घर उन्हें टेक्सास भेज दिया, जिसके बाद बेनाविदीज फोर्ट सैम ह्यूस्टन में 2 महीने हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में बिताए और जब वो रिकवर होकर उठे तब उनके डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब वो कभी भी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका स्पाइन डैमेज हो चुका है और उनका ब्रेन उनके स्कल में घुस चुका है। ये सुनकर बेनाविदीज को काफी धक्का लगा और अपनी इस क्रिटिकल कंडीशन के बावजूद उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें आर्मी से डिस्चार्ज होने का रिकमेंड ना करें, क्योंकि आर्मी ही उनकी लाइफ है और वो वहां से दूर नहीं रह सकते। और डॉक्टर्स ने उनकी बात मान ली और वो आर्मी बेस कैंप में ही रहे। इसके बाद रॉय खुद को फिर से ठीक करने का
और अपने देश के लिए फिर से लड़ने को तय कर लिया। और रोज रात को वो उठते और अपने बेड से नीचे उतरते और घसीटते हुए दीवार तक पहुंचते और उसके सहारे खड़े होने की कोशिश करते और अपनी बॉडी का पूरा वेट अपने पैरों पर डाल देते। और जब उनके डॉक्टर्स को इस बात का पता चला तब उन्होंने उन्हें काफी समझाया और ये चीज करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने वापस से अपने पैरों पर खड़ा होने का तय कर लिया था। इसलिए उन्होंने डॉक्टर्स की नहीं मानी और ठीक होने के लिए अपने आप को पुश करते रहे। हफ्तों तक उन्हें इस प्रोसेस के दौरान काफी ज्यादा दर्द को सहन करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद उन्होंने दीवार के थोड़ा आगे जाना भी शुरू कर दिया। उनके डॉक्टर्स ने जब उनकी प्रोग्रेस देखी तब वो भी दंग रह गए। 1 साल के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद साल 1966 में रॉय को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो बेस कैंप थे। हालांकि उन्हें मिलिट्री में वापस नहीं लिया गया और उन्हें डेस्क जॉब्स असाइन की जाती थी और बिना मन के अपना काम करते, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इन डेस्क जॉब्स के लिए नहीं बल्कि बैटल फील्ड के लिए बने। जब वो फोर्ट ब्रैग पर वापस आए तब उन्होंने वहां बिना थके और बिना रुके एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया और इस बार उनका मकसद था यूएस आर्मी के टास्क फोर्स, जिसे ग्रीन बेरेट्स कहा जाता है, उसमें शामिल होना। और उनके अनवेवरिंग विल पावर की मदद से वो ग्रीन बेरेट्स के लिए क्वालिफाई भी हो गए और 5th स्पेशल फोर्सेस ग्रुप एयरबॉर्न के 1st स्पेशल फोर्सेस के डिटैचमेंट B-56 के लिए उन्हें असाइन कर लिया गया था। जिसके बाद जनवरी 1968 में वो वियतनाम वापस गए और वो भी स्टाफ सर्जेंट बनकर, और वहां उनका कोड नेम था टैंगो माइक। उसके बाद मई 2, 1968 का दिन आया जब रॉय ऑफ ड्यूटी पर थे और चर्च अटेंड कर रहे थे। तब उनका दिमाग रेडियो चैटर पर था जो कंबोडियन बॉर्डर के फ्रंट लाइंस जो निन बिन वियतनाम के पास है उस पर था, जहां 12 मैन स्पेशल फोर्सेस को नॉर्थ वियतनामीज आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन के 1000 सैनिकों ने घेर लिया था। और उस टीम में रॉय के करीबी दोस्त सर्जेंट फर्स्ट क्लास लरॉय राइट, स्टाफ सर्जेंट लॉयड मूसो, स्पेशलिस्ट 4 माउंटेन ओकॉनर और सिविलियन इरेगुलर डिफेंस ग्रुप प्रोग्राम के 9 मोंटाग्नार्ड ट्राइब्समैन शामिल थे। उस यूनिट के ज्यादातर लोग या तो मारे जा चुके थे या तो फिर बुरी तरह से घायल थे। उन्हें बचाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर भेजे गए थे, लेकिन वो उन तक पहुंच ही नहीं पाए थे क्योंकि दुश्मनों ने उन पर हमला किया और उनमें से 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। और जब एक हेलीकॉप्टर यूएस कैंप वापस लौटा तब उसमें मौजूद सिपाही काफी बुरी हालत में थे और उनमें से एक ने तो रॉय के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया था। और ये सब देखते ही वो तुरंत ही एक चॉपर में गए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए जंग के मैदान में कूद पड़े। यहां तक कि जल्दी जाने के चक्कर में वो अपनी गन भी भूल गए और सिर्फ अपनी बोई नाइफ और मेडिकल बैग के साथ चले गए। जब वो एक्सट्रैक्शन जोन पर पहुंचे तब उन्होंने सोचा कि उनके दोस्त काफी बुरी तरह से घायल होंगे और इतनी दूर चॉपर तक नहीं आ पाएंगे। उनके चॉपर को नॉर्थ वियतनामीज आर्मी ने आते देख लिया और उन पर हमला करना शुरू कर दिया और चॉपर के पायलट लेरी मैककिबन ने उनकी गोलियों का सामना करना शुरू किया। और उसके बाद मौका मिलते ही रॉय चॉपर से कूद गए और जंगल से भागते हुए अपने घायल कॉमरेड्स के पास जाने लगे जो अभी भी दुश्मन की हेवी फायर के कब्जे में थे। भागते भागते उनके पैर में गोली भी लगी, लेकिन उसके बावजूद वो दौड़ते रहे। भागते भागते उन्होंने अपनी एक साथी को देखा जिसकी हालत बुरी थी और गोली लगने के बावजूद भी वो एक पेड़ के पीछे से दुश्मनों पर लगातार गोलियां बरसाया जा रहा था। और उनके बाकी के साथी तो उनसे भी बुरी हालत में थे, लेकिन फिर भी फायरिंग कर रहे थे। रॉय उनके पास गए और उन्हें डिफेंसिव पोजीशन में लाया ताकि वो एनिमी पर डायरेक्टली अटैक कर सकें। और जब वो लोग फायरिंग कर रहे थे तब रॉय उन्हें मॉर्फिन दे रहे थे। दूर से ही रॉय ने अपने 2 और साथियों को देखा और उन्हें उनकी ओर आने के लिए कहा, लेकिन गन फायर काफी इंटेंस थी और इस वजह से उन्हें एक बार फिर गोली लगी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ग्रीन स्मोक से एनिमी पर अटैक किया और अपने साथियों तक पहुंच गए। उनके जो साथी चल पा रहे थे वो चॉपर तक गए जब रॉय उन्हें कवर कर रहे थे। उन्होंने AK-47 से ट्री लाइन फायर किया और उन्हें चॉपर तक पहुंचाया, जिसके बाद वो अपने साथी और दोस्त लेरॉय राइट को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मारे जा चुके थे। लेकिन उनके पास इंटेल डॉक्यूमेंट्स थे जो किसी भी हालत में कम्युनिस्ट्स के हाथों में नहीं लग सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त की डेड बॉडी को चॉपर के पास घसीटना शुरू किया, लेकिन इस प्रोसेस में उनके पेट में गोली लग गई और जब वो उठे तो उन्हें अपने दोस्त की बॉडी को वहीं छोड़ना पड़ा था।
कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि चॉपर क्रैश हो गया और पायलट मारा गया, लेकिन रॉय के 5 साथी बच गए, जिन्हें रॉय ने जलते हुए चॉपर से बाहर निकाला और उन्होंने उन्हें मॉर्फिन का एक और शॉट दिया। तब तक उन्हें बचाने के लिए एयरफोर्स F-100 वहां आ गया था, जो दुश्मनों पर ऊपर से गोलियां बरसा रहा था। लेकिन जब उनका फ्यूल खत्म हो गया तब दुश्मन उन पर हावी होने लगे, लेकिन रॉय ने उन पर काउंटर अटैक किया, जिसमें उन्हें पैर पर गोली लगी, लेकिन हेलीकॉप्टर आ गया और रॉय ने अपने साथियों को उसमें बिठा दिया, लेकिन उनका एक और साथी अभी भी बाकी था। रॉय की हालत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी वो अपने साथी के पास जाने लगे और एक दुश्मन सैनिक ने उन पर हमला किया, लेकिन रॉय ने अपनी नाइफ की मदद से उस पर हमला कर दिया और अपने साथी को बचा लिया। और रॉय आखिरी अमेरिकन सोल्जर थे जिसने बैटलफील्ड छोड़ा। जब वो अपने बेस कैंप वापस लौटे और सभी सैनिकों की जांच की गई, रॉय कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स तो लाए ही थे, लेकिन वो 3 दुश्मन सैनिकों को भी अपने साथ लाए थे जिन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को देख लिया था। 6 घंटे की इस फाइट में रॉय के शरीर पर 37 घाव हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सरवाइव किया और मौत के मुंह से जिंदा लौटे। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें डिस्टिंग्विश्ड सर्विस क्रॉस फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोइज्म और 4 पर्पल हार्ट्स मिले, और उसके बाद अपनी रिटायरमेंट तक वो फोर्ट राइले कन्सस और फोर्ट सैम ह्यूस्टन पर अपनी ड्यूटी निभाते रहे। तो ये थी अमेरिकन रैम्बो कहे जाने वाले रॉल पेरोज रॉय बेनेविदीज की स्टोरी। और उनकी इस रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड हमें टाइगर की आने वाली फिल्म रैम्बो में देखने को मिल सकती है। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो।